हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रबड़ एकत्रित की जाती है यूफोरबिया के तनों को पीसकर, पपीते के तनों पर कट लगाकर, हीविया ब्राजीलेंसिस के तनों पर टेपिंग करके, एक्रस जपोटा की फल को पीसकर। बताना है जो आपकी रबड़ है, ये रबड़ आपकी एकत्रित कैसे की जाती है। तो रबड़ जो है आपकी हीविया ब्राजीलेंसिस के तनों पर टेपिंग करके जो है प्राप्त की जाती है, एकत्रित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है कि रबड़ कहाँ से एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी हीविया ब्राजीलेंसिस, इनके तनों पर टेपिंग करके जो है रबड़ को एकत्रित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, बुद्धि भागफल मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? वास्तविक आयु से अनुपात होता है, वास्तविक आयु से अनुपात और 10 से गुणा करके, वास्तविक आयु से अनुपात और 100 से गुणा करके, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था? बुद्धि भागफल यानी कि आपका आईक्यू, जो आपका आईक्यू है वो मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है, ये बताना था आपको। तो जो आपका बुद्धि भागफल है, मैं यहाँ पर आपको आईक्यू का फॉर्मूला बता देती हूँ। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इस चीज़ को याद रखना है कि 100 से जो है गुणा किया जाता है। आपका आईक्यू जो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि जो आईक्यू है वो आपका किसका अनुपात होता है, तो आपको याद रखना है क्या अनुपात होता है आपका, वास्तविक आयु से अनुपात होता है और 100 से गुणा करके। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। आपसे ये पूछा गया था कि मानसिक आयु किससे अनुपात है, तो मानसिक आयु किससे अनुपात है आपकी, वास्तविक आयु से अनुपात है ना, और 100 से गुणा करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है लीथल जीन्स द्वारा, मल्टीपल एलील्स द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो त्वचा है, त्वचा का जो रंग है वो नियंत्रण होता है पॉलीजीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलीजीन्स के द्वारा। मनुष्य की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, स्किन के नीचे एक मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है। कौन सा? मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है। ये जो पिगमेंट है आपका, ये पिगमेंट जो त्वचा है मनुष्य की, त्वचा को और मनुष्य की बाल, त्वचा और बाल, इन दोनों को ही कलर देता है। ठीक, जिस व्यक्ति में ये मेलानिन ज़्यादा होता है वो व्यक्ति उतना काला होता है, जिसमें ये मेलानिन कम होता है तो वो गोरा होता है। मेलानिन जो है आपका उम्र के साथ साथ घटता जाता है, जिस वजह से जो बाल हैं, बालों का कलर जो है पहले ग्रे होता है, फिर वाइट होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उम्र के साथ जो मेलानिन है वो कम होता जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक बार बता भी चुकी हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, लेमार्क, डार्विन। तो आपकी जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड की खोज जो है आपकी हरगोविंद खुराना जी ने की थी। कब की थी? तो इन्होंने 1968 में जो है जेनेटिक कोड की खोज की थी। 1968 में इन्हें जेनेटिक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, याद रखना है, नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था जेनेटिक कोड की खोज के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, वन जीन वन एंजाइम। ये जो वन जीन वन एंजाइम जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका किसने दिया था? तो वन जीन वन एंजाइम जब कॉन्सेप्ट है आपका वीडल तथा टॉटम। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे बीडल तथा टॉटम, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन जीन वन एंजाइम जो कॉन्सेप्ट है बीडल तथा टॉटम ने दिया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ज़ैंथोफिल है हरे रंग का, लाल रंग का,
पीले रंग का, काले रंग का। मतलब ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है ये बताना है। ज़ैंथोफिल का जो कलर है वो येलो कलर का होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है कि ज़ैंथोफिल का कलर येलो कलर का होता है। ज़ैंथोफिल का जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है C40। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। आपका इंपॉर्टेंट है कलर याद रख लेना है आपको ज़ैंथोफिल का। C40H56O2 ये जो है आपका ज़ैंथोफिल का जो है फॉर्मूला है या सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। क्वेश्चन है आपका, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं जाइलम, फ्लोएम, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक। तो आपका जो जाइलम और फ्लोएम है इनका तो कोई संबंध नहीं है मांस से, ये तो आपके पेड़ पौधों से संबंधित हैं, ठीक है। तो मांस में संवहन ऊतक जो है मृदु ऊतक के बने होते हैं। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत अच्छा भी है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड क्या है? ऑप्शन से आपके जीवाणु की आनुवांशिक इकाई, जीवाणुओं के आनुवांशिक जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं ये हैं, ठीक है। इस हा को काट दीजिएगा आप लोग। वायरस एक नए प्रकार का सूक्ष्मजीव। तो जो प्लाज्मिड होता है वो जीवाणुओं के आनुवांशिक जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिविंग फॉसिल्स के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप लिविंग फॉसिल्स है? साइकस, फर्न, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। आपको लिविंग यानी कि लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म के बारे में बताना है। कौन सा आपका जीवित जीवाश्म है? तो जो साइकस है, साइकस आपका एक जीवित जीवाश्म होता है। क्या होता है? एक जीवित जीवाश्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य और जानवरों की आंख में पाया जाने वाला जीवाणु है, बताना है। मनुष्य और जो जानवर हैं इन दोनों की आंख में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ऑप्शन हैं आपके स्यूडोमोनास, आपके कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास का तो संबंध आपकी मनुष्यों से है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस, नेक्स्ट है आपका बैसिलस ब्रेविस एंड नेक्स्ट है आपका एस्चेरिया कोली। बताना है कि इनमें से मनुष्य और जानवरों की आंख में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो जो एस्चेरिया कोली है, 4th नंबर वाला एस्चेरिया कोली, ये जो है मनुष्य और जानवरों की आंखों में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन बहुत यूनिक है, याद रखना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक हैं विलियम हार्वे, हुगो डिवरीज, कार्ल लिनियस, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम हार्वे के बारे में आपको सबको पता होगा। हुगो डिवरीज जो हैं आपकी उत्परिवर्तन के सिद्धांत की वजह से फेमस है। कौन से? उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत किन्होंने दिया था? हुगो डिवरीज ने दिया था। और नामकरण की द्विनाम पद्धति आपकी कार्ल लिनियस ने दी थी। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। वहीं विलियम हार्वे का संबंध रुधिर परिसंचरण तंत्र से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, वह है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम का स्रावण जो है आपके ईस्ट द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो किण्वन के लिए वो उत्तरदायी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन है आपके जाइमेज, इन्वर्टेज, लाइपेज, इमोलेज। बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम जो है ईस्ट के द्वारा तो स्रावित होगा यानी कि सीक्रेशन होगा उसका, वहीं फर्मेंटेशन के लिए जो है आपका उत्तरदायी होगा। तो आंसर होगा आपका जाइमेज। कौन सा? जाइमेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील किसके लिए होते हैं? ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है आपका एग्जाम में, तो याद रखना है कि लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील किसके प्रति होते हैं या किसके लिए होते हैं। ऑप्शन हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, धूल कणों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइकेन है, लाइकेन आपके संवेदनशील होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कई बार आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में नहीं रहता है, तो याद रखना है कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के लिए आपका जो है लाइकेन संवेदनशील होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर ये जो अगर है अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? नास्टॉक, फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया या फिर स्पाइरो गाइरा बताना है। अगर के निर्माण में कौन सा शैवाल पूछा जा रहा है, कौन सा शैवाल जो है आपका प्रयुक्त होता है? तो अगर निर्माण में जो है आपका ये जो 3rd नंबर वाला है ग्रेसिलेरिया, ये ग्रेसिलेरिया नाम का जो शैवाल है वो प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वाटसन एवं क्रिक को, हरगोविंद खुराना को, मोनाड को, उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा हरगोविंद खुराना जी को तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए, किसके लिए? जेनेटिक जो कोड की खोज की थी इन्होंने, कब की थी? इन्होंने की थी 1968 में। अभी ऊपर बताया है 1968 में इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, जिस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। वहीं पर आपके डीएनए की खोज के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो आपके मिला था वाटसन एवं क्रिक को मिला था। किसको मिला था? वाटसन एवं क्रिक को मिला था। इन्होंने 1962 में जो है डीएनए की खोज की थी। कब? 1962 में की थी। ठीक, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, बेहिचक पूछा करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाल सागर जो आपका रेड सी है, रेड सी का लालपन किसके कारण होता है? लाल शैवाल के कारण, लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण, सागर में उपस्थित लाल रंग के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। पहले तो ये देख लेते हैं लाल सागर है क्या, कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे ही आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, आपके पास मैप बुक होगी, आप अपनी मैप बुक में देखिएगा कि जो आपके अफ्रीका का मैप है, तो आप अफ्रीका के मैप में देखिए ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका ये कुछ इस तरीके से अफ्रीका का मैप है, मान के चलिए ये आपका अफ्रीका का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया वगैरह दिखेगा, यहाँ पर आपको यमन दिखेगा, ये आपका सऊदी अरेबिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी एक गल्फ ऑफ सुएज है। ये क्या है? आपकी गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज, ये आपकी गल्फ ऑफ सुएज है। इसके जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, ये जो आपका है ये वाला आपका हिस्सा है रेड सी का। ठीक है, रेड सी है ये आपका। रेड सी आपका रेड कलर का है, जिस वजह से इसका नाम रेड सी पड़ा। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडियन ओशियन, ये आपका इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के ऊपर आपको रेड सी दिख जाएगा और आपकी मेडिटेरेनियन सी के नीचे आपको दिख जाएगा रेड सी। ठीक, ये आपकी सुएज ऑफ गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, जैसे हम आपको फिर से बता देते हैं, ये आपके अफ्रीका का मैप है। कुछ इस तरीके से आपको अफ्रीका का मैप दिख जाएगा। ये आपके यहाँ पर आपकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वो लग जाती हैं, जैसे आपकी सऊदी अरेबिया हुआ, यमन हुआ, ये सारी यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर जो बॉर्डर है, बॉर्डर वाला हिस्सा, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये गल्फ ऑफ सुएज है, जो आपकी मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। गल्फ ऑफ सुएज क्या करती है काम? वो आपकी रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, यानी कि भूमध्य सागर को आपके लाल सागर से जोड़ने का काम गल्फ ऑफ सुएज करती है। ठीक है, तो ये जो है आपका रेड सी आपने देखा, जो कि आपके लाल कलर का है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको रेड सी की लोकेशन समझ में आई होगी। तो रेड सी के लालपन का कारण क्या है, आखिर क्यों ये लाल है? तो रेड सी के लालपन का कारण है कि लाल सागर में जल में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण ये जो रेड सी है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। धार नहीं होता, दार होता है। ठीक है, फिसलनदार क्यों हो जाती है? जब आप बारिश होती है तो बारिश के मौसम में कई बार होता है कि हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा फ़नी है। जब मैंने नई नई स्कूटी ली थी तो आइडिया था नहीं उतना, तो जैसे गर्मियों के टाइम स्कूटी ली, जुलाई के टाइम, फिर थोड़े दिन बाद बारिश का टाइम आ गया, थोड़े ही दिन सीखी और मैं बारिश के टाइम स्कूटी पहली बार अकेले ले गई। तो मैं कई बार फिसल गई, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे चलाना है, क्या करना है। बहुत बुरे तरीके से फिसल गई। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। क्यों हो जाती है फिसलनदार? क्योंकि
ऑप्शन से आपके नील हरित शैवाल के कारण, हरित शैवाल के कारण, पानी के कारण, ब्राउन शैवाल के कारण। तो जो भूमि है वो आपकी फिसलनदार होती है नील हरित शैवाल के कारण। चूँकि मैंने मैदान में स्कूटी सीखी थी तो मैदान में ही ले जाएंगे, तो मैदान में जो है नील हरित शैवाल के कारण जो है भूमि फिसलनदार हो गई, जिस वजह से स्कूटी स्लिप हो गई और फिसल गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ यानी कि रिवर्स फूड हैं ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ऑयल और स्टार्च। उपरोक्त सभी बताना है। जो अधिकांश शैवाल हैं उनमें जो संग्रहित भोजन है यानी कि रिवर्स फूड है वो क्या है। तो आपकी जो अधिकांश शैवाल हैं उनमें संग्रहित भोजन है ऑयल और स्टार्च दोनों। आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलीय इकाई का कारण है हरी शैवाल हाइड्रोला, नील हरित शैवाल जीवाणु। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आपके घर के बाहर अगर जैसे ईंट पत्थर होंगे तो वहाँ पर कई बार काई लग जाती है, वो ग्रीन कलर की इस तरीके से आपको दिख जाएगी, कई बार इस पर फिसल भी जाते हैं। तो ये जो ग्रीन काई है, इस ग्रीन काई का कारण क्या है। ये जो ग्रीन काई है इसका मेन कारण है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के कारण ही बारिश के टाइम भूमि फिसलनदार होती है, इसी के कारण जो है जलीय इकाई जो है देखने को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। बताना है आपको। ये जो हैं आपके बीजाणुओं के नाम दिए हैं, तो इनमें किस बीजाणु में आपका क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन हैं आपके ड्रायोप्टेरिस, फ्यूनेरिया, राइजोपस, ईस्ट। जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया के जो फ्यूनेरिया जो बीजाणु हैं, इस बीजाणु में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है मस्तिष्क में। जो आपका श्वसन का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, फेफड़े में या फिर मेडुला में। तो आपका जो श्वसन जो केंद्र होता है, श्वसन केंद्र आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। कहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका स्थित होता है आपका श्वसन केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है बेटा। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे वायु में नाइट्रोजन स्तर नियंत्रित करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। वायु को शुद्ध करने के लिए उससे आर्गन का उपभोग करते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। बताना है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी तरफ से एक ऑप्शन और जोड़ लेना कि पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं, क्योंकि हम पेड़ देख के अपनी स्कूटी या गाड़ी वहाँ पर पार्क कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यही महत्व है बस पेड़ पौधों का। वैसे तो वो इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आएगी अपनी कार को खड़ा करने की, अपनी बाइक को खड़ा करने की, स्कूटी को खड़ा करने की, तब वो ढूंढते हैं एक पेड़ मिल जाए, एक पेड़ मिल जाए। ज़िंदगी में एक को पेड़ लगाया नहीं होगा, लेकिन ढूंढेंगे कि एक पेड़ मिल जाए। ठीक है, तो अपनी लाइफ में अपने बर्थडे पर एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाएं। ठीक है, उस पेड़ को पालें। जिस तरीके से एक बच्चे को पाला जाता है, उसी तरीके से एक पेड़ को भी आप पाल सकते हैं। इससे अच्छा बर्थडे आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, महंगे महंगे केक पर पैसे खर्च करने से अच्छा है एक बार ये काम करके देखें, आपको कितना सुकून महसूस होगा। ठीक है, बताना है पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी, जो CO2 गैस होती है, इस CO2 गैस का उपभोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि पेड़ पौधे क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। और वीडियो के बाद आप एक काम और कर दिया करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपका कोई सा भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए नैंसी क्लासेस में। थैंक यू।